हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हो कि आपके लिए डेली करंट की एक क्लास लाई जा रही है। इस डेली करंट की क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो करंट जो एनटीपीसी, रेलवे के जो भी एग्जाम है और एसएससी के जो भी एग्जाम है उनसे संबंधित जो करंट बननी चाहिए उस करंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि भाई पहला हमारे करंट का क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोराइड योजना को क्या दी है भाई, मंजूरी दी है। तो ये बायोराइड योजना क्या है, इसके बारे में इसका क्या उद्देश्य है, इससे कितनी राशि मंजूर की गई है, तो ध्यान से देखना है। इस योजना के लिए जो राशि मंजूर की गई है वो की गई है 9,197 करोड़ रुपए राशि मंजूर की गई है। इस योजना की बात करें तो ये संबंधित किससे है, तो बायो से ही आपको समझ में आ रहा होगा किससे संबंधित भाई, ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, बायोटेक्नोलॉजी से ये योजना संबंधित है। राइड का जो मतलब है, राइड का जो मतलब है क्या है भाई, राइड का मतलब रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट, एंट्रोप्रेन्योरशिप। मतलब रिसर्च करना है किस क्षेत्र में भाई, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च की बात की गई है। और इसमें 197 करोड़ रुपए खर्च करने 9,197 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। और उसमें कहा गया है जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको एक माहौल प्रदान करना और उन्हें एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना, उसके बारे में कहा गया है। तो ये कब से कब तक लागू रहेगी, इसकी समय सीमा क्या बताई गई है, तो इन्होंने कहा है इसकी समय सीमा के बारे में कि 2020-21 का जो वित्त आयोग है उसका जो कार्यकाल है वो है 2025-26 तक। कहा गया है कि 2021 से 2020-21 से कब तक 2025-26 तक इस योजना को प्रस्तावित किया गया है, जब तक ये लागू रहेगी। ये कौन सा वित्त आयोग है भाई, 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग का जब तक कार्यकाल है तब तक इस योजना को कहा गया है कि भाई इस पर हम काम करेंगे। और स्टार्टअप्स जो कंपनियां हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन्हें एक अच्छा माहौल क्या करेंगे, हम प्रदान करेंगे। उन्हें एक अच्छा माहौल क्या करेंगे, उन्हें प्रदान करेंगे। बात क्लियर है। तो ये पहली लाइन है, याद रखना है कि भाई पहला जो गाइडलाइन क्या है भाई, हमारे जो करंट का पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोराइड योजना के लिए क्या दी है, मंजूरी दी है। और इसके लिए कितना पैसा आवंटित किया है भाई, इसके लिए जो पैसा आवंटित किया है वो किया है 9,197 करोड़ रुपए। 9,197 करोड़ रुपए क्या किया है, उन्होंने मंजूर किया है। आगे बात करें, अगला क्या आता है, केंद्र ने म्यांमार पर बाढ़ लगाने के लिए, केंद्र ने म्यांमार पर बाढ़ लगाने के लिए, जो म्यांमार देश है उसकी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की क्या दी है, मंजूरी दी है। कितने, 31,000 करोड़ रुपए की। किसकी सीमा पर भाई, म्यांमार सीमा पर। तो हम बात करें भारत म्यांमार सीमा की बात करते हैं। किसकी, भारत और म्यांमार सीमा। आप जानते हैं कि भारत म्यांमार सीमा की जो लंबाई है, सीमा की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। कितनी लंबी है भाई, 1643 किलोमीटर की भारत म्यांमार सीमा है। इस 1643 किलोमीटर में, इस 1643 किलोमीटर सीमा में हम बात कर रहे हैं, उस पर बाढ़ लगाने की बात की है, फेंसिंग करने की बात की है, जिसपे कितना रुपए खर्च होगा, 31,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह भी दिया है कि 30 किलोमीटर के क्षेत्र में बाढ़ लग चुकी है। अब हम बात करें कि हमारी म्यांमार सीमा है उससे भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो हम बात करें सबसे ऊपर करता है भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो करता है वो करता है नागालैंड। नागालैंड के बाद जो करता है वो करता है मणिपुर। और मणिपुर के बाद जो करता है वो कौन करता है भाई, मिजोरम। ये 4 राज्य हमारे म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो टच करता है वो करता है अरुणाचल प्रदेश। लगभग करता है 1520 किलोमीटर की सीमा टच। लगभग कितना करता है, 520 किलोमीटर की सीमा टच। कितना करता है भाई, 520 किलोमीटर की सीमा टच करता है। दूसरे स्थान पर जो आता है वो आता है कौन भाई, मिजोरम, जो करता है 510 किलोमीटर की सीमा टच। कितना करता है भाई, 510 किलोमीटर की सीमा टच। इसके बाद जो तीसरे स्थान पर आता है वो आता है मणिपुर, जो लगभग करता है 1398 किलोमीटर की सीमा टच।
उसके बाद जो स्थान पर आता है वो नागालैंड आता है, जो करता है 215 किलोमीटर की सीमा टच। ये टोटल हम बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा टच होती है किससे भाई? म्यांमार से। बात क्लियर है या नहीं? तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भाई बाढ़ कहां लगाई जा रही है, तो म्यांमार सीमा पर लगाई जा रही है। कितनी लगाई जा रही है? 3100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस योजना के लिए। याद रखना है 1643 किलोमीटर सीमा पर बाढ़ लगाई जाएगी। म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है भाई? अरुणाचल प्रदेश की लगती है। बात क्लियर है? सर क्यों लगाई जा रही है, तो ध्यान से सुनना है। यहां हम बात करें थोड़ा सा, एक होता है एफएमआर का मतलब क्या होता है? फ्री मूवमेंट रिजीम, इसे बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, मतलब मुक्त आवागमन क्षेत्र। मुक्त आवागमन क्षेत्र क्या होता है? कोई देश, जो पड़ोसी देश होते हैं, उन पड़ोसी देश के पास एफएमआर के तहत 16 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र होता है कि भाई म्यांमार का व्यक्ति 16 किलोमीटर भारत में आवागमन कर सकता है, भारत का व्यक्ति 16 किलोमीटर म्यांमार में आवागमन कर सकता है, ये रहता है। लेकिन इसे एफएमआर को हमने म्यांमार के संबंध में क्या कर दिया था भाई? समाप्त कर दिया था। एफएमआर को हमने म्यांमार के संबंध में, जो मुक्त आवागमन का जो प्रावधान था, वो म्यांमार के संबंध में हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और अब हम वहां क्या लगा रहे हैं? बाढ़ लगा रहे हैं। बात क्लियर है? अब यहां हम थोड़ी सी म्यांमार की बात करें, तो यहां पर हम थोड़ी सी म्यांमार की बात करें तो आप जानते हैं कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो भाई म्यांमार की राजधानी नई पाइताप है, नेपैती है, याद रखना है। उसके अलावा बात करें करेंसी क्या है, म्यांमार की करेंसी क्या है? तो यहां की करेंसी है क्यात। नई पाइताप इसकी राजधानी है। क्यात क्या है? इसकी मुद्रा है, याद रखना है। करेंसी है किसकी? म्यांमार की। म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं भाई? 4 राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं। याद रखना है म्यांमार में पर्वत है, म्यांमार में एक पर्वत है जिसे हिमालय का ही विस्तार माना जाता है, उसका नाम है अराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत है भाई? अराकाम योमा पर्वत। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भारत म्यांमार के बीच में कौन सा पर्वत है? तो अराकाम योमा पर्वत। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य हमारा, इस अरुणाचल प्रदेश के राज्य की सीमा पर एक और पर्वत है जिसे कहा जाता है पटकाई पर्वत। कौन सा पर्वत कहा जाता है? पटकाई पर्वत। फिर नागालैंड आता है, नागालैंड में कोहिमा और नागा पर्वत है। फिर मणिपुर आता है, तो यहां पर मणिपुर श्रेणी है। और फिर जहां मिजोरम आता है, इसमें लुसाई श्रेणी है। तो ये सब मिलकर सीमा बनाते हैं किसकी भाई? म्यांमार और भारत की सीमा बनाते हैं। तो याद रखना है कि अराकान योमा पर्वत किस देश में है? तो किस देश में है भाई? म्यांमार देश में है। इसके अलावा म्यांमार का एक आध फैक्ट और बात करें तो म्यांमार की हम बात करें, इसे स्वर्णिम पैगोडाओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? इसे स्वर्णिम पैगोडाओं का देश कहा जाता है। तो किस देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? तो वो भी किसे कहा जाता है? म्यांमार को। तो याद रखना है केंद्र ने म्यांमार पर बाढ़ लगाने के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं भाई? 3100 करोड़। टोटल म्यांमार से सीमा कितनी लगती है? 1643। सबसे ज्यादा किसकी लगती है भाई? अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर। अगला बात करते हैं, अगला क्या है? अगला है भाई केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। कौन सी क्रांति की शुरुआत की है भाई? 2.0। क्रांति का नाम क्या है भाई? श्वेत क्रांति 2.0। इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1970 के दशक में। तो आप जानते हैं कि एक और क्रांति हुई थी जिसके बारे में आप जानते हैं, एक और क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति भाई? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति की हम जब बात करते हैं, श्वेत क्रांति की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से देखना है, जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, तो इसके बारे में याद रखना है कि भाई ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो आप जानते हैं किसके उत्पादन से संबंधित थी भाई? दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। क्या उत्पादन से संबंधित थी भाई? दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। दूध उत्पादन से, यानी डेयरी उद्योग से संबंधित थी हमारी कौन सी भाई? श्वेत क्रांति। बात करें इसके जनक कौन थे श्वेत क्रांति के, तो इसके जनक थे डॉक्टर कुरियन। डॉक्टर कुरियन जो थे, डॉक्टर कुरियन जो इसके जनक कहे जाते हैं किसके भाई? श्वेत क्रांति के। आगे बात करें सर ये आई कब थी भारत में, कब शुरुआत की गई थी भारत में, कब लागू हुई? तो याद रखना ये भारत में लागू हुई थी 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 को ये भारत में क्या हुई थी भाई? लागू हुई थी। तो श्वेत क्रांति के बारे में आपको याद रखना है, संबंधित किससे थी भाई? दुग्ध उत्पादन से थी। जनक कौन है? डॉक्टर कुरियन है। और लागू कब हुई है? 13 जनवरी 1970।
यहां बात करें, यही काम किया है किसने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, कि श्वेत क्रांति की शुरुआत की है 2.0 की। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस श्वेत क्रांति के तहत किसान और महिला को सशक्त बनाएंगे। किसे सशक्त बनाएंगे भाई, किसान और महिला को सशक्त बनाएंगे। अगली बात क्या कही उन्होंने कहा इसके तहत हम भारत में किसका उत्पादन बढ़ाएंगे भाई, दूध उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेयरी जो उत्पाद हैं, जो हमारे डेयरी उत्पाद जो हैं, उनके निर्यात को बढ़ावा देंगे। उनके निर्यात को क्या देंगे भाई, बढ़ावा देंगे। बात क्लियर है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने किया है कि जो हमारे किसान हैं और महिलाएं हैं उन्हें हम सशक्त बनाएंगे। किस क्रांति के तहत, श्वेत क्रांति 2.0 के तहत। अगली बात कही कि दूध उत्पादन को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। अगली बात क्या कही, डेयरी उत्पादों का क्या करेंगे भाई, निर्यात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम जो डेयरी उत्पाद है, जो डेयरी संबंधित जो उद्योग है, डेयरी संबंधित जो उद्योग है, उसको हम क्या करेंगे भाई, मजबूत करेंगे। उसे क्या करेंगे भाई, मजबूत करेंगे। उसे एक मजबूत ढांचा देंगे। डेयरी उद्योग से संबंधित उद्योगों को हम एक मजबूत ढांचा प्रस्तुत करेंगे। तो याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में एक योजना चालू की है, उसका नाम क्या है भाई, श्वेत क्रांति 2.0। तो वो इससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे एग्जामिनर, लेकिन अब इससे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर कुरियन को। और श्वेत क्रांति की हम बात करें, इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई जो हरित क्रांति है वो भारत में कब आई, और हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है। आपको जनक बताना है कमेंट में, और इसकी शुरुआत बताना है कि भाई भारत में शुरुआत हरित क्रांति की कब हुई। ये दो बातों पे आपको फोकस करने बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हाल ही में कहां की यात्रा पे गए हुए हैं, अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे। कहां की यात्रा पर पहुंचे भाई, अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनना चाहिए कि सर अमेरिका की यात्रा पर क्यों गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या भाई, अमेरिका की यात्रा पर क्यों गए हैं। तो अमेरिका की यात्रा पर ये दो काम से गए। पहला काम, जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके शिखर सम्मेलन को क्या करेंगे भाई, संबोधित करेंगे। पहला काम क्या करेंगे भाई, जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके शिखर सम्मेलन को क्या करेंगे भाई, संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन होगा, वहां पर इसे संबोधित करेंगे। अगला क्या काम करेंगे भाई, यहां पर एक बैठक हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्वाड देशों की यहां पर क्या हो रही है भाई, बैठक हो रही है। क्वाड एक संगठन है, उसकी बैठक हो रही है। उस बैठक में जा रहे हैं कौन, मोदी जी। याद रखना है किसकी बैठक में जा रहे हैं भाई, क्वाड की। अब थोड़ी सी हम क्वाड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई, क्वाड की बात कर देते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी। उसके अलावा हम बात करें डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ध्यान से देखना इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी डायलॉग। ध्यान से देखना है, इस क्वाड्रिलेटरल का अर्थ क्या होता है। ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई, लैटिन भाषा का शब्द। और लैटिन भाषा में क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है भाई, चतुर्भुज इसका मतलब होता है। इसमें जो देश हैं, इसमें जो शामिल देश हैं वो किसमें है भाई, चतुर्भुज की आकृति में। किसकी आकृति में भाई, चतुर्भुज की। कौन कौन देश शामिल है सर, तो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन देश हैं। यहां पर हम जब देशों की बात करते हैं तो यहां पर 4 देश शामिल है। सर 4 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान देखना है। एक देश है जापान, कौन है, जापान। दूसरा देश है कौन भाई, हमारा भारत। तीसरा है कौन भाई, यूएसए, अमेरिका। और चौथा जो देश है इसमें वो है ऑस्ट्रेलिया। चौथा देश कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया। जब आप इनको मैप पर देखोगे
जब आप इनको मैप पर देखोगे तो आप देखोगे कि ये किस प्रकार का दिखाई देता है भाई, ये दिखाई देता है चतुर्भुज के तरह दिखाई देते हैं जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। बहुत ध्यान से देखना है, ये चारों देश क्वाड में शामिल है। बात क्लियर है? क्वाड की शुरुआत करें कि भाई क्वाड की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना है क्वाड की शुरुआत के बारे में बातचीत तो 2004 से चालू हो गई थी। क्वाड के संबंध में बातचीत तो 2004 से चालू हो गई थी, लेकिन याद रखना है क्वाड की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2007। क्वाड की स्थापना कब हुई है भाई? 2007 में इस क्वाड की क्या हुई? स्थापना हुई। सर क्वाड के सम्मेलन में पीएम मोदी जी जा रहे हैं, अब इसका कुछ उद्देश्य होगा कि भाई क्वाड किसके लिए बनाया गया, इस संगठन का काम क्या है। तो याद रखना है जो क्वाड बनाया गया है, जो क्वाड बनाया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि जो हिंद प्रशांत महासागर है हमारा, जो हिंद प्रशांत महासागर है, इसमें लगातार प्रभाव बढ़ रहा है चीन का, उस प्रभाव को नियंत्रित, चीन का जो बढ़ता प्रभाव है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, उस प्रभाव को कम करने के लिए इन चार देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है? क्वाड। कौन कौन से देश भाई? जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये कब बना है? 2007 में। तो इसी क्वाड की इस बार, इसी क्वाड की इस बार, इस क्वाड की बात करें तो इसी क्वाड की इस बार, इस क्वाड की इस बार जो होस्ट करता है, इसकी बैठक का जो होस्ट है, आयोजन करता है, वो कौन है भाई? अमेरिका है। वैसे भाई होना तो भारत को था, क्वाड की अध्यक्षता करने वाला भारत था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की इस बार क्वाड कहां करवाया जाए भाई? अमेरिका में करवा लिया जाए, क्योंकि मैं इस बार अमेरिका के पद से हट रहा हूं। तो अमेरिका में करवाया गया, अमेरिका में करवाया गया किसके कहने पर? जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर। कहा गया कि भाई अगली बार जो 2025 है, जब क्वाड का जो डायलॉग होगा, सम्मेलन होगा, वो कहां पर करा लिया जाएगा? भारत में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ठीक है 2025 में कहां पर हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। हम इस बार कहां करा रहे हैं? अमेरिका में। तो इसके लिए अभी हाल ही में कहां पर गए भाई? अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हैं कौन? पीएम मोदी। बात क्लियर है? तो क्वाड के बारे में आपको इन बातों को याद रखना है कि क्वाड किस जो स्थापना हुई है 2007 में हुई है, चार देश इसमें शामिल है, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड इसका फुल फॉर्म जो होता है वो कौन होता है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है कि भाई लैटिन भाषा का शब्द चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के टाइप की आकृति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एयर मार्शल एपी सिंह। क्या नाम है भाई? एपी सिंह अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। एपी सिंह जो हैं वो क्या होंगे भाई? अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। हम बात करें कि सर अभी वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? जब हम वायुसेना की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है कि सर वायुसेना अध्यक्ष नवीनतम तो कौन बनने वाले हैं भाई? नवीनतम बनने वाले हैं एपी सिंह। एपी सिंह मतलब अमरप्रीत सिंह। नाम क्या है भाई इनका? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। सर अमरप्रीत सिंह से पहले कौन थे वायुसेना अध्यक्ष? तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि अमरप्रीत सिंह स्थान ले रहे हैं बी आर चौधरी का। किसका स्थान ले रहे हैं ये भाई? बी आर चौधरी। किसका स्थान ले रहे हैं? बी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। इनका नाम क्या भाई? विवेक राम चौधरी का स्थान ले रहे हैं कौन भाई? अमरप्रीत सिंह। तो अब हमारे वायुसेना के अध्यक्ष कौन होंगे? अमरप्रीत सिंह। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि वायुसेना के, ध्यान सुनना, कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वायुसेना, हमारी जो वायुसेना है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले आपको मैं बता दूं कि भाई वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जब तक मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी भाई वायु नौसेना है, जो हमारी नौसेना है उसके प्रमुख कौन है भाई? हमारी नौसेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारी जो नौसेना है उसके प्रमुख हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी जो थल सेना है, हमारी जो आर्मी है, उसके प्रमुख कौन है? तो उसके जो प्रमुख हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। उसके कौन प्रमुख है भाई? उपेंद्र द्विवेदी। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे एस मुखर्जी। कौन थे भाई? एस मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी।
सुब्रतो मुखर्जी। तो याद रखना है भाई, एयर मार्शल पीए सिंह अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे, अमरप्रीत सिंह अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे जो 30 तारीख से अपना पद संभालेंगे, क्योंकि 30 तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं हमारे अभी जो वायुसेना अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था, BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। यहां मैंने बताया कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस मुखर्जी। इस प्रकार की क्लासें आपको लगातार मिलती रहेंगी, आप इनको आगे फॉरवर्ड करो, सभी तक इन वीडियो को पहुंचाओ और लगातार हम करंट को पढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें स्टैटिक जी को भी हम धीरे से शामिल कर लें। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।